और अहम खबर, जहां उत्तराखंड में कांग्रेस ने काफी देर करते हुए शनिवार रात को 53 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन अभी भी 17 सीटों पर उम्मीदवारों को लेकर के पार्टी नेताओं के बीच लड़ाई चल रही है, जबकि राज्य में नामांकन शुरू हो चुके हैं। पार्टी नेताओं के बीच अपने चहेते प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की होड़ के कारण पार्टी उम्मीदवार तय करने और प्रचार शुरू करने में पिछड़ रही है। सूची में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल को उनकी पुरानी सीट श्रीनगर से और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को चकराता से टिकट दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और चुनाव अभियान समिति के सदस्य अध्यक्ष हरीश रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर के सस्पेंस बरकरार है। कुछ महीने पहले कांग्रेस में घर वापसी करने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य को भी टिकट पार्टी ने उनकी पुरानी सीटों पर उम्मीदवार बनाया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ शुरुआत की थी, तो वहीं कांग्रेस ने उत्तराखंड में अपनी पहली सूची में सिर्फ 3 ही महिलाओं को जगह दी है। वहीं कांग्रेस ने अभी भी 17 सीटों के लिए उनमें जद्दोजहद चल रही है, जिसमें लाल कुआं, काला ढूंगी, चौबट्टा खाल, रामनगर, डोईवाला जैसी सीटें शामिल हैं। सिर्फ 3 महिलाओं को यहाँ पर सीटें दी जा रही है, जहां कांग्रेस इस बात को लेकर के चल रही थी और ये कहते हुए चल रही थी कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। अब इस नारे में कांग्रेस क्यों पीछे रह रही है? क्या ये जो नारा था कि 40% सीटें कांग्रेस देगी महिलाओं को, ये क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित था? ये अहम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। हालांकि अब यहाँ पर लिस्ट जारी हो गई है 53 सीटों पर, और यहाँ अगर देखा जाए खटीमा से पुष्कर सिंह धामी के तौर पर अब उनसे लड़ने के लिए उनके सामने जिसे उतारा गया है वो है यहाँ पर भुवन चंद्र कापड़ी। अब देखिए जिस तरीके से इनको अब उतारा जा रहा है वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि खटीमा में सबसे ज्यादा पैठ जमाते हैं पुष्कर सिंह धामी नजर आ रहे हैं, और जिनको अब उतारा जा रहा है इनकी कितनी पैठ है आम जनता के बीच, ये देखने वाली बात होगी। भुवन चंद्र कापड़ी इस बार खटीमा से चुनाव लड़ेंगे और पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ वो चुनाव लड़ते दिखाई देंगे, जहां भी हरीश रावत और हरक सिंह रावत के लिए अभी सीटें और उनको टिकट नहीं फाइनल हो पाए हैं उनके, जिस पर सबकी नजर इस वक्त टिकी हुई है, क्योंकि सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरने में यही दोनों रहे इस पूरे चुनाव में, और इन्हीं दोनों तक अभी तक कांग्रेस द्वारा सीट फाइनल नहीं की गई है। और अब यहाँ देखा जाए शनिवार को देर रात को 53 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को उतार दिया। 17 सीट अभी बची हुई है हालांकि, और देखने वाली बात होगी कब तक इन 17 सीटों पर ये नाम कांग्रेस बता देगी। और इसमें अब ये भी सबकी नजर इसी पर रहेगी कि जिन 3 महिलाओं को ये सीटें मिली हैं, क्या इनके अलावा दूसरी लिस्ट में और भी महिलाओं के नाम शामिल होंगे या बस इतना ही? अगर बात की जाए कि जितनी 40% महिलाओं को सीट देने की बात कांग्रेस ने की थी, तो 40 में से अगर 53 में से उनको सीटें दी जाती तो 21 सीटों पर उम्मीदवार उतरने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो 3 सीटों पर ही उम्मीदवार उतरे हैं, और उनमें सिर्फ 3 ही महिलाएं हैं। 53 में से सिर्फ 3 सीटों पर ही महिलाएं हैं। और हालांकि अब देखा जाए कांग्रेस की जिन उम्मीदवारों पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर कब कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी और कब आम जनता और सभी देख पाएंगे। कांग्रेस द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि वो और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मोहन काला कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। जी धन्यवाद। मोहन जी, सबसे पहला सवाल आपसे यही, देखिए सबकी निगाहें इसी पर टिकी थी कि आप कब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर देंगे। चलिए, आपने जारी भी कर दिया देर रात, लेकिन महिलाओं को सिर्फ 3 सीटें क्यों? देखिए भाई, 3 सीटें इसमें हैं और 17 सीटें भी बाकी हैं। उन 17 सीटों में भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। और अभी जो आपने 3 सीटें देखी है, 3 सीटें वो हैं जो जिताऊ और टिकाऊ और मजबूत सीटें हैं, और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि 17 सीटें जो भी बाकी हैं उन पर भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। कितना प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा? देखिए 53 में से अगर 40% जितनी आप बात करते नजर आ रही थी प्रियंका गांधी की, 40% महिलाओं को, देखिए सवाल सुनिए, 40%। देखिए मैं आपसे बताऊं कि 40% का जो थी वो यूपी में बेहतर, क्योंकि यूपी की सीटों के अनुसार 40% थी, और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और यूपी के परिप्रेक्ष्य में बड़ा अंतर है, तो इसलिए वो
40% का जो है, और हमने 40% यूपी में जो हमने 40% का दिया था, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से 40% हमने निभाया। देखिए ये सिर्फ, हाँ सुनिए ना, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल रहा है, और भी बाकी 4 राज्यों में चुनाव है, ये पता है ना कांग्रेस को। 4 राज्यों में क्या महिलाएं नहीं रहती? या 3 महिलाओं को सीट दे देंगे, इससे क्या महिला सशक्तिकरण हो जाएंगी? नहीं, महिला सशक्तिकरण मैंने अभी आपसे कहा ना कि अभी हमारे यहाँ 17 सीटें बाकी हैं। चलिए ये भी देखने वाली बात होगी 17 सीटों पे। हेलो, मोहन जी देखिए, साफ तौर पर हरक सिंह रावत और हरीश रावत पर भी सबकी यही निगाहें टिकी थी कि कब हरीश रावत और हरक सिंह रावत को सीट फाइनल होगी, तो इस पहले लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं है। जी, निश्चित तौर पे पार्टी नेतृत्व उस पर फैसला करेगा, और पार्टी नेतृत्व उस पर अपनी मोहर लगाएगा। पार्टी नेतृत्व जहाँ से उनको जिम्मेदारी देंगे वो वहाँ से मैदान में आएंगे। चलिए, और देखिए जिस तरीके से अब कांग्रेस ने इतनी देरी कर दी है मोहन जी, सबकी नजर इसी पर थी कि दिसंबर तक कांग्रेस जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर देगा। कांग्रेस द्वारा यही दावा भी किया जा रहा था, लेकिन एकदम से बीजेपी से भी पीछे हो गए। ऐसे में तो आप प्रचार प्रसार भी नहीं कर पा रहे हैं, वर्चुअली तौर पे प्रचार करना था, डोर टू डोर जाना था, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे नुकसान कितना है कांग्रेस को? देखिए, लगातार माननीय हरीश रावत जी वर्चुअल रैली, अगर टिकट वितरण भी चल रहा था और वो वर्चुअल रैली भी कर रहे थे। आप देख रहे होंगे, चाहे रामनगर हो, चाहे सिद्धार्थगंज हो, चाहे खटीमा हो, चाहे धनौल्टी हो, चाहे मसूरी हो, चाहे देहरादून की हो, चाहे यमुनोत्री हो, गंगोत्री हो, लगातार वो अपनी वर्चुअल रैलियां भी कर रहे हैं और टिकट वितरण में भी अपना समय निश्चित तौर पर दे रहे हैं। और कांग्रेस का प्रचार प्रसार भी आप देखिए, लगातार जो है कांग्रेस का कार्य। तो वजह क्या रही कि हरक सिंह रावत को पार्टी में लेना है कि नहीं लेना है, इसी चक्कर में लेट हो गए क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, निश्चित तौर पर एक चीज हमारे हरीश रावत जी ने कही थी, और वो कहीं ना कहीं जब तक वो चीज उस पर फाइनल नहीं हुई, आप देखिए उन्होंने खुद अपना लेटर लिखकर जो है उन्होंने माफी जो मांगी, उस पर उन्होंने उत्तराखंड से जो है उन्होंने अपनी उन गलतियों पर खंडन करते हुए उत्तराखंड की जनता से जो है उन्होंने अपनी माफी मांगी, और उस चलते हुए पार्टी नेतृत्व ने जो है निर्णय लिया अपना। और बहुत जल्द जो 17 कैंडिडेटों की जो लिस्ट जो फाइनल होगी, उसमें पार्टी नेतृत्व जहां से हरीश रावत जी को जिम्मेदारी देगी, हरीश रावत जी उसे बेवकूफी निभाएंगे। चलिए, और इस तरफ आप देखिए पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ आपने भुवन चंद कापड़ी को मौका दिया है, इतना विश्वास कैसे जताया आपने? निश्चित तौर पर मैं आपसे बता रहा हूं कि इस बार भुवन कापड़ी जी जो है वो जीत जल्द दर्ज कराएंगे, और ये मैं नहीं, ये आप ही के न्यूज चैनलों के, अन्य जो न्यूज चैनलों के सर्वे हैं वो कह रहे हैं कि इस बार भुवन का जो है कांग्रेस वहां से मजबूत। देखिए, आप लोगों ने ये भी जारी कर दिया कि उत्तर प्रदेश में क्या मुद्दे कांग्रेस के रहने वाले हैं। इस विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी ने उनको उतारा है, क्योंकि युवा है, मजबूत है, जोश है, जुनून है, और लोगों के प्रति काम करने का जो जुनून है उसको देख के पार्टी नेतृत्व ने उनको उतारा है। और पुष्कर सिंह धामी जी के पास बताने के लिए सिर्फ एक चीज है कि आपने 5 महीने में अपना प्रचार करने के लिए उत्तराखंड के विकास के जो 100 करोड़ रुपए पानी में बहाए हैं, आपके पास सिर्फ उसके अलावा कुछ बताने के लिए नहीं। उत्तराखंड का नौजवान जो है वो बेरोजगार था, 9 लाख लोगों ने जो है सेवा योजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, जिनको आपने छलने का काम किया। आपने 42% जो है पलायन करने पर युवाओं को मजबूर किया। देखिए, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप यहाँ पर सुनिए ना मोहन जी, आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने कांग्रेस के सरकार में पलायन नहीं होते थे, बीजेपी में साफ तौर पर ये कहा जाता है, और देखिए उनके दावे भी यही रहे। सुनिए, आप पहले सवाल सुनिए मेरी, आप पहले आप सवाल सुनेंगे तब तो जवाब देंगे। आप 20 सवाल में जवाब दे देंगे क्या? सवाल तो सुन लीजिए पहले। आप लोग हमेशा से, आप देखिए बीजेपी द्वारा ये कहा जा रहा है कि पलायन रोका जा रहा है, कांग्रेस सरकार जब थी तो उनके द्वारा पलायन होता था, अब पलायन पे रोक लगा है। रोजगार देने की बात कही आप लोगों ने, जब कहा था कांग्रेस ने कि लिस्ट दिखाओ कि कितनी सरकारी नौकरी दी है बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा कि बताइए कहां पर आकर के लिस्ट दिखाना। हरीश रावत द्वारा यह बयान सामने आया था कि बीजेपी हमें लिस्ट दिखाए कि उन्होंने रोजगार दिया है कि नहीं दिया है। फिर उन्होंने दूसरी तरफ से पलटवार आप पे यही आया था कि आपको जहां भी लिस्ट देखना है हम लिस्ट दिखा देंगे। बेरोजगारी के मुद्दे उठाते आ रहे हैं, क्या बेरोजगारी पहले नहीं हुआ करती थी? बेरोजगारी अभी शुरू हुई है, आपने भी कहा, जनता तो कब से झेल रही है। आपने अपनी बात कह ली ना, आप सुनिए। उन्होंने ये कहा कि हरीश रावत जी जहां कहेंगे हम आके लिस्ट दिखाएंगे। भगत सिंह कोश्यारी जी आंकड़े कुछ और देते हैं, मदन कौशिक जी आंकड़े कुछ और देते हैं। हरक सिंह रावत जी जब विधानसभा की पटल पर आंकड़े रखते हैं तो वो बताते हैं कि हमने 2020 में 10 लाख नौकरी दी थी और 2021 में हमने 7 लाख नौकरी दी, तो 3 लाख नौकरी अपने आप घट गई।
और ये भगत सिंह कोश्यारी जी, इनके जो बंशीधर भगत जी जो इनके मंत्री हैं कैबिनेट, उन्होंने पटल पे रखी वहां पर, जिस पर भाजपा के ही जो है देशराज कनवाल जी, जिनका भाजपा ने टिकट अभी कहीं ना कहीं काटने जा रही है, उन्होंने सवाल उठाए थे सदन के अंदर। और आप कह रहे हैं ये नौकरी देने की बात कर रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नौकरी पर 10-10, 15-15 लाख रुपए के आरोप धन सिंह रावत जी पर लगे हैं। आप ये देखिए ना, कहां से युवा को आप कह रहे हैं कि पलायन रोकने का काम करा, या तो पलायन आयोग पलायन कर गया, यहाँ तो पलायन आयोग पलायन कर गया भाजपा के राज में। 42% लोग, मैं आपसे आंकड़ों के साथ बात कर रहा हूँ कि 42% लोग जो है पलायन कर गए। और आपने उनके लिए रोजगार के लिए, आपने जिनको रोजगार देने की आप बात कर रहे हैं, आप लाइए ना आंकड़े। आपने कहाँ आंकड़े रखे? मदन कौशिक जी कह रहे थे कि हमने 9 लाख लोगों को दी, बंशीधर भगत जी कह रहे हैं कि हमने 10 लाख लोगों को दी। इनके जो इन पर कटास किया, उस कटास पर ये बौखला गए उन्होंने युवाओं के प्रति, क्योंकि गंभीर थे। और अगर मैं आपसे कांग्रेस के टाइम पे बात करूं तो 5 साल में 32,000 लोगों को ऑन रिकॉर्ड है। ये नहीं कि मैं आपसे 32,000 लोगों को जो है रोजगार देने का काम हरीश रावत जी ने अपने कार्यकाल में किया। मोहन जी देखिए, रिकॉर्ड की बात तो ना ही करें, अगर रिकॉर्ड की बात करते हैं तो वो भी रिपोर्ट कार्ड लेकर के आ जाते हैं, आप भी रिपोर्ट कार्ड लेके आ जाते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होती है, फिर चाहे वो उत्तराखंड की जनता हो या देश की जनता हो, युवा अभी तक जूझ रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिली है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। आप सम्मानित एक पत्रकार हैं, रिपोर्ट कार्ड किसका सच है किसका झूठ है ये साबित करना भी तो आपका काम है, इसको जनता के बीच में बताने। सही बात है, सारा काम पत्रकार करे, नेता कुछ भी करते रहे। अगर हमने तो हम रख रहे हैं ना बिल्कुल आपके सामने बात, मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखिए। अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ, आप उसको दावा करिए कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि हरीश रावत जी ने 32,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया। आप लोग कितनी भी साबित करें, हमने महिलाओं के लिए इंदिरा भोजन आले, वो महिलाओं को समर्पित था, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दिया। सुनिए मेरी बात, हमने महिलाओं को समर्पित, हमने उत्तराखंड की जनता को मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ यात्रा दी, जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी। अनेक योजनाएं जो हैं हमने उत्तराखंड के व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए, उत्तराखंड की मातृ शक्तियों को आगे लाने के लिए, उन व्यंजनों की देखरेख और उन व्यंजनों को पर काम करने के लिए उत्तराखंड की महिलाओं को हमने मंगल दल के माध्यम से, आप एक नेता हैं, आप एक नेता हैं, ये बात अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। पहली चीज आपने बात कही साबित करने की, तो जनता को सब पता है कि क्या साबित करना है क्या नहीं, जनता सब कुछ जानती है। आप पहले सवाल सुना करें। 2022 में निश्चित तौर पे 2022 में जनता, 2017 में भी जान गई थी जनता। ऐसे तो देखिए 2017 में भी जान गई थी। 2017 में जो इस तरीके से जो है षड्यंत्र रचा गया वो आपके सामने था। वो सही बात है, सही बात है। जब एक आप 2022 में उत्तराखंड की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के जो झूठे जुमलों में बहकावों में आकर जो बहक गई थी, वो अब इनको जवाब देने जा रही है। 2022 में आप देखिए 2022 में जो है इसी बीच सरकार जा रही है और कांग्रेस। चलिए ठीक है। इसी बीच हमारे साथ देहरादून से हमारे संवाददाता सागर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले सागर, आप ये बताइए, 53 सीटों पर जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, इन सीटों पर जिस तरफ से विश्वास जताती नजर आ रही है, खटीमा की बात सबसे पहले कर लेते हैं। खटीमा से यहाँ पर भुवन चंद कापाड़ी पे इन्होंने एक पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चेहरा खड़ा किया है। कितना इनका वर्चस्व दिखता नजर आता है खटीमा में? बिल्कुल, देखिए अगर खटीमा सीट की बात करें तो खटीमा सीट में भुवन चंद कापाड़ी को जो है चेहरा है। 53 सीटों को कल जो है वो काफी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने फाइनल किया। कल देर रात जो है पूरी लिस्ट जारी हुई। लंबे समय से इसका इंतजार था, क्योंकि बीजेपी जो थी वो अपनी लिस्ट पहले जारी कर चुकी थी और उसके बाद ये संभावनाएं लग रही थी कि उसके अगले दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी। लेकिन कांग्रेस ने लिस्ट जो थी वो काफी मंथन के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद कल देर रात जारी करी और 53 कैंडिडेट्स को जो है वो इस बार उत्तराखंड में जिम्मा जो है वो सौंपा है पहली लिस्ट में। और जिस तरीके से भुवन चंद कापड़ी को जो है वो खटीमा में पुष्कर सिंह धामी के अगेंस्ट जो है वो कांग्रेस ने खड़ा किया है। ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जो है वो खटीमा में दिग्गज चेहरा माने जाते हैं, बीजेपी से जो है वो सीएम भी है। अब ऐसे में जो है वो किस तरीके से भुवन चंद्र कापड़ी जो है वो खटीमा में लड़ेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ अगर हम और सीटों की बात करें तो और सीटें भी जो है वो हॉट सीटें जो है वो बनी हुई है। ब्लैक जोन सीट की अगर हम बात करें, और क्योंकि 17 सीटों पर जो है वो अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। बीजेपी की अगर हम लिस्ट की बात करें तो बीजेपी ने 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की फेहरिस्त जो थी वो पहले घोषित कर दी थी और 11 सीटों पर बीजेपी ने अपने पत्ते जो है वो अभी नहीं खोले हैं। उसके बाद कल कांग्रेस की देर रात लिस्ट जारी हुई। 53 सीटों को जो है वो फिलहाल फाइनल किया गया है, जिसमें पुरोला सीट पर भी जो है वो मालचंद को उतारा है। मालचंद को जो है वो जीत की जिम्मेदारी पुरोला सीट पर सौंपी है, तो पुरोला की सीट भी जो है वो और सीट बनी हुई है। और साथ ही साथ
सभी विधायकों के, सभी सिटिंग विधायकों के जो टिकट थे वो पहली लिस्ट में जो है वो बीजेपी ने जारी कर दिया है। 9 के 9 सिटिंग विधायकों को पहली लिस्ट में उतारा है, क्योंकि जिस तरीके से पहले से संभावनाएं लग रही थी कि कांग्रेस जो है वो सभी सिटिंग विधायकों को टिकट देगी, और कांग्रेस ने जो है वो सभी सिटिंग विधायकों को टिकट दिया। हालांकि बीजेपी ने 59 विधायकों में 10 सिटिंग विधायकों के टिकट काट दिया रितु खंडूरी जो है यमकेश्वर से बड़ा नाम है। हालांकि कांग्रेस ने अभी लिस्ट में यमकेश्वर से अपना पत्ता नहीं खोला है। देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से आगामी 17 जो सीटें बची हैं उस पर किस तरीके से जो है वो आगामी जी। देखिए सागर, यहाँ पर बात आपने की 53 सीटों पर, हमने भी देखा यहाँ पर जो इन 53 सीटों की अगर बात कर ली जाए, इसमें सिर्फ 3 महिलाओं के नाम शामिल है। अगर जो 40% फॉर्मूले के पे चला जाए तो 53 में से 21 टिकट महिलाओं को जानी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं गई है। सिर्फ 3 सीटों पर ही यहाँ पर उम्मीद जताई गई है। काफी अहमियत सवाल है सीमा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की लिस्ट आई, बीजेपी ने जो 6 प्रत्याशी को जो है उम्मीदवार बनाया महिलाओं को, जिसके बाद कांग्रेस लगातार हमलावर भी थी। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी जो है वो प्रियंका गांधी द्वारा नारा दिया जा रहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और यहाँ पर जो थी वो महिलाओं को संभावनाएं थी, ज्यादा से ज्यादा प्रत्याशी को जो है वो महिला प्रत्याशी जो है वो लिस्ट में होंगी, लेकिन केवल 3 नाम कल जो है वो 53 की लिस्ट में महिला प्रत्याशियों के आए हैं। अब ऐसे में जो है वो कांग्रेस लगातार जिस तरीके से बातें कर रही थी कि महिलाओं को जो है वो तवज्जो दी जाएगी, लेकिन तवज्जो कहीं पर भी इन 53 सीटों पर नजर नहीं आई है। लेकिन हालांकि कैंडिडेट जो है वो सभी कैंडिडेट, गद्दावर कैंडिडेट को कांग्रेस ने उतारा है। चतराता से बात करें, चतराता से सिटिंग विधायक प्रीतम सिंह को जो है टिकट मिला है। वहीं कुछ सीटों पर जरूर फेरबदल हुआ है, लेकिन सभी सीटों को जो है काफी जद्दोजहद के बाद, काफी मंथन के बाद, कल दिल्ली में जिस तरीके से लगातार मंथन चल रहा था उसके बाद जो है वो सीटों पर नाम फाइनल हुए हैं। हालांकि सस्पेंस अभी बरकरार है हरक सिंह रावत के चुनाव लड़ने पर, क्योंकि हरक सिंह रावत जिस तरीके से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए उसके बाद संभावना लग रही थी कि कुछ सीटों पर बड़ा फेरबदल देखा जा सकता है। हरक सिंह रावत एक बड़ा नाम माने जाते हैं, उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा उनका कद है, तो ऐसे में संभावित था कि कुछ सीटों पर फेरबदल देखा जा सकता है। साथ ही साथ लैंसडाउन सीट जो है वो अस्थिर बनी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से अनुकृति गोसाई। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए, इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा सिंह जुड़ गई हैं। प्रतिभा जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 में। हाँ जी। प्रतिभा जी, सबसे अहम सवाल आपसे यही, देखिए आप भी एक महिला हैं और कांग्रेस द्वारा, खुद महासचिव द्वारा ये कहा गया था कि महिलाओं को ज्यादा सीटें दी जाएंगी इस बार के चुनाव में। युवा और महिला आपके मुख्य इस बार मुद्दे भी रहे, तो ऐसे में सिर्फ 3 सीटें महिलाओं के लिए? देखिए, बिल्कुल मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ कि जो अभी 53 की लिस्ट आई है, इसमें से जहाँ जहाँ भी महिला प्रत्याशियों ने दावे किए थे वहाँ से उन्हें मतलब टिकट देने का प्रयास जो है वो पार्टी ने किया है। अभी 17 सीटों पे जो मंथन है वो जारी है, और मुझे पूरा यकीन है कि महिलाओं की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की जो जिम्मेदारी है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आला कमान की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि वो कुछ ना कुछ जो आने वाली 17 की लिस्ट है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करेंगे। अब एक बात और बताऊं आपको, समझिए कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, 70 सीटों पर ही आप सबको 70 सीटों में से सबको टिकट नहीं दे सकते, लेकिन कई ऐसी जगह होती हैं जहां पर आप अपनी जो है महिला नेत्रियां हैं और जो युवा आपका नेतृत्व है उन्हें स्थान दे करके उनका सम्मान कर सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपनी पार्टी में युवाओं और महिलाओं को सम्मान देने का कार्य किया है और हमेशा उनके हितों को साधने का कार्य किया है। फिर भी महिला नेत्री छोड़ जाती हैं कांग्रेस को ये करके कि कांग्रेस में उनको उचित भूमिका नहीं मिली। देखिए, जिन महिला नेत्री की आप बात कर रही हैं, अब मैं उनका इतिहास आपको थोड़ा बता दूं कि 2012 में पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने उन्हें टिकट देके विधायक बनाया। 2017 में पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वो दुर्भाग्यवश हार गई, उनको परिस्थिति अलग थी। 2015 से वो प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आज उन्हें नेता कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में वो गई अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते। तभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश अध्यक्षा जो महिला मोर्चा की है उनका टिकट काट करके और सरिता आर्या जी को टिकट दिया। तो अगर कांग्रेस पार्टी आपको नेता ना बनाती, आपको मान सम्मान ना देती, आपकी एक समाज में एक पोजीशन को स्टैब्लिश ना करती, तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी भी आपको लेने का कार्य करती। देखिए प्रतिभा जी, इसमें खुद का व्यक्तित्व भी तो काम करता है। क्या उनके अंदर व्यक्तित्व नहीं था, सिर्फ बिना गुणों के आपने उनको मौका दे दिया क्या? एकदम बिल्कुल सही कह रही हैं, एकदम सही कह रही है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, बट एक व्यक्तिगत
देखिए, जब हम संगठन में होते हैं तो संगठन की जो विचारधारा होती है और संगठन का जो हमारे पास एक अस्तित्व होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये संगठन ही है जो एक व्यक्ति को जो है नेता बनाने का कार्य करता है, संगठन उसमें आत्मविश्वास भरने का कार्य करता है, संगठन ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। तो जो भी व्यक्ति संगठन के परे सोचता है और अपनी जो है अपनी जो पर्सनल हित है, अपने जो स्वार्थ है उनको आगे रखने का कार्य करता है संगठन से भी पहले, तो मुझे लगता है ऐसे किसी भी व्यक्ति की पार्टी में जो है किसी भी राजनीतिक दल में आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम जब राजनीतिक दल चुनते हैं तो उसकी विचारधारा को चुनते हैं, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पार्टी में 17 की लिस्ट बाकी है, महिलाओं की और जो है युवाओं की भागीदारी उसमें सुनिश्चित अवश्य है। और अभी जो 53 की लिस्ट में 3 महिलाएं हैं जिन्होंने भी जहां से जो है आवेदन किया है, उनमें से जितनी भी चलिए महिलाओं को टिकट ठीक है। देखने वाली बात होगी दूसरे लिस्ट में कितने नाम और देते हैं। चलिए हमारे साथ इसी बीच सागर शर्मा देहरादून से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सागर, हल्द्वानी की बात की जाए तो हल्द्वानी पार्टी में दिग्गज नेता रही इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद से इस पार्टी ने उनके पुत्र सुमित हृदयेश को उनके चेहरे पर दांव खेला है। कितना अगर देखा जाए सत्ताधारी भाजपा के बाद जो बीजेपी अपना पैठ जमाती नजर आती है, इसके बाद जो सुमित हृदयेश के चेहरे पर कांग्रेस यहाँ पर दांव खेलती नजर आ रही है, कितना साकार होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, हल्द्वानी सीट से जो है इंदिरा हृदयेश की मौत के बाद सुमित हृदयेश के चेहरे पर जिस तरीके से दांव खेला है, तो कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस ने हल्द्वानी सीट को साधने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस तरीके से इंदिरा हृदयेश की मौत हुई थी, इंदिरा हृदयेश जो है वो एक प्रबल कैंडिडेट हल्द्वानी सीट से मानी जाती थी और संभावित था कि अगर इंदिरा हृदयेश रहती तो इंदिरा हृदयेश को जो था टिकट मिलने की संभावनाएं जो थी वो बड़ी थी। अब ऐसे में जो है उनके पुत्र को टिकट दिया है। अब हल्द्वानी सीट जो है वो हॉट सीट भी मानी जा रही है। उसको देखते हुए भी जो है वो काफी जद्दोजहद के बाद इस नाम का जो है वो ऐलान हुआ है। और जिस तरीके से पहले से चल रहा था, क्योंकि सिंपैथी वोट भी कहीं ना कहीं जो है वो मायने रखता है, ऐसे में तमाम जो है वो चीजों को एनालाइसिस किया गया। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस एनालाइसिस की बातें कर रही थी, तो सभी चीजों को जो है वो एनालाइसिस किया गया और उसके बाद इन कैंडिडेट्स की नामों को फाइनल किया गया है। फिलहाल जो है वो 53 कैंडिडेट्स को उतारा है। 17 सीटों पर अभी सस्पेंस जारी है, क्योंकि बीजेपी, जैसे मैं बता रहा हूँ कि 11 सीटों पर अभी बीजेपी जो है वो लगातार मंथन कर रही है। अब ऐसे में जो है वो बीजेपी की लिस्ट के बाद कांग्रेस लिस्ट निकालेगी या पहले लिस्ट निकालेगी, ये भी देखना होगा। जी चलिए ठीक है सागर, एक बार और फिर प्रतिमा जी आपका रुख करते हैं। प्रतिमा जी, अभी मैंने ये सवाल पूछा अपने संवाददाता से कि सुमित हृदयेश पर कितना विश्वास जताती कांग्रेस नजर आई, आप ही बताइए जिस हिसाब से आपने विश्वास जताया है, किस उम्मीद से सुमित हृदयेश पर आप दाव लगाती नजर आ रही हैं? क्या लग रहा है वो कितनी सीटें आपको लाके पहुंचा देंगे, जीत दर्ज करवा पाएंगे वो? मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रतिमा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए उनसे और संपर्क साधेंगे। और इसी बीच देखिए कांग्रेस का 17 सीटों पर अभी भी पेच जो है वो फंसा हुआ है। जिस हिसाब से अभी 53 सीटें पे उम्मीदवार कांग्रेस ने जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी 17 सीटें हैं जिन पर अभी भी कांग्रेस जो है वो सोच विचार करके प्रत्याशी उतारने की वहां पर अभी उनकी संभावनाएं चले। हालांकि देखने वाली बात होगी, देखिए महिलाओं का जिक्र इसलिए अहम हो जाता है इस वक्त क्योंकि हमेशा से जब से 2022 चुनाव की प्रतिक्रिया शुरू हुई है तभी से कांग्रेस का यही कहना रहा है और कांग्रेस इसी चीज को लेकर के आगे बढ़ती रही है कि वो महिलाओं को पूर्णतः बराबरी देगी और जितनी सीटें देखी जाए महिलाओं को उसमें बढ़त दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर उत्तराखंड की बात की जाए या फिर उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में 40% बात हुई तो वहां पर वो सीटें देती नजर आ रही क्या, लेकिन जो कांग्रेस की यहाँ पर मैनिफेस्टो है या सारी चीजें क्या वो सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, ये एक अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और अगर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है और बाकी 5 राज्यों 4 राज्यों पर भी उनका ध्यान केंद्रित है, तो क्यों पंजाब या फिर उत्तराखंड में महिलाओं को उतनी सहभागिता कांग्रेस नहीं दिला पा रही है? अब जो बाकी 17 सीट हैं उन पर भी देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितनी बढ़त से महिलाओं को हिस्सा इसमें देगी। और साफ तौर पर देखे जाए यहाँ पर अभी भी जद्दोजहद चालू है, जिसमें से लाल कुआं, काला डूंगी, चौबच्चा खाल, रामनगर, डोईवाला जैसी सीटें भी अभी उन 17 सीटों में शामिल हैं जो कि काफी अहम भूमिका निभाती है उत्तराखंड की राजनीति में। और उन सभी पर किस किस को कांग्रेस उतारती है ये देखने वाली बात होगी। इस सबके बीच अहम ये भी हो जाता है कि अभी भी हरीश रावत और हरक सिंह रावत को टिकट नहीं दिया गया है या फिर उनका सीट भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर हरीश रावत द्वारा पहले से ही सबसे ज्यादा सहभागिता निभाते हुए नजर आए हैं
और चुनाव प्रचार अध्यक्ष के तौर पर भी देखा जाए या फिर सीएम के चेहरे के तौर पर भी वो खुद को भी अपने आप को दिखाते हैं और वो ये भी कहते नजर आते हैं कि हालांकि पार्टी उच्च स्तरीय नेतृत्व तय करेगी कि कौन चेहरा बनेगा, लेकिन पूर्णतः अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो वो अपने आप को सीएम का चेहरा बनाने के लिए आगे रहते हैं। इससे पहले भी आंतरिक कलह इस चीज को लेकर के देखी गई, लेकिन इस समय पे जो सबसे अहम ये हो जाता है कि खटीमा हो या फिर अन्य विधानसभा सीटें, जिस तरह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को बीजेपी के विपक्ष में उतार रही है, क्या वो उस उम्मीद से जिस उम्मीद से उतारती नजर आ रही है उन सीटों पर जीत दर्ज करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। सूची में पार्टी के सभी 9 सीटिंग विधायकों को जगह दी गई है और खटीमा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद कापड़ी को मैदान में उतारा है। अब इन पर जितना विश्वास करके कांग्रेस ने उतारा है उस पर कितनी बढ़त वो दिखाते नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। वही हल्द्वानी में पार्टी की दिग्गज नेता रही इंदिरा हृदयेश के निधन के बाद इस सीट पर पार्टी ने उनके पुत्र सुमित हृदयेश पर दांव खेला है। सुमित हृदयेश कितनी बढ़त करके दिखाएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे यहाँ पर एक और बात ये सामने आती है कि सत्ताधारी दल भाजपा ने 20 जनवरी को अपने 59 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी वो कर चुकी है और उसके अब इतने दिनों बाद कांग्रेस ने अपने जो 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। हालांकि कांग्रेस पहले से ही जिक्र कर रही थी सबसे सभी के मन में, या फिर अगर बात की जाए राजनीतिक विशेषज्ञ पॉलिटिकल एनालिस्ट की, उनके रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज से पीछे रह जाएगी कि चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके अब चुनाव प्रचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया, वर्चुअली तौर पर या डोर टू डोर संवाद करना, जनसंपर्क करना जनता से शुरू कर दिया। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस क्या पीछे रह जाती है? इस बार जो चुनाव के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, फिर बीजेपी अपने इसी मुद्दे को उठाती नजर आ रही है कि विकास का मुद्दा 2025 तक बात की जा रही है बीजेपी द्वारा। देखा हमने पुष्कर सिंह धामी ने अपने हर जन संबोधन में कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। विकास के मुद्दों को लेकर के वो आगे बढ़ते नजर आते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस जो है वो साफ तौर पर कहती नजर आ रही है कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है। जनता को सिर्फ जो विकास का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है। बेरोजगारी का मुद्दा उनके लिए काफी अहम है, महंगाई का भी मुद्दा बीच में उठाया गया, लेकिन इस वक्त जिस हिसाब से अपने मैनिफेस्टो या फिर यहाँ पर कांग्रेस के जो उच्च स्तरीय नेता हैं वो ये कहते नजर आते हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा सबसे अहम है। बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया जा रहा है, उसको लेकर के हमने देखा कई बार इन पर तंज भी कसा गया, बयानबाजी का सिलसिला भी चलता रहा, हर कोई रिपोर्ट कार्ड पेश करता जा रहा है, लेकिन जनता किसको मौका देगी ये देखने वाली बात यहां पर होगी, सामने आएगी। अब उत्तराखंड चुनाव को लेकर के काफी ज्यादा बढ़त दिखाती हुई सभी दल नजर आ रहे हैं, आगे अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं और देर रात को कांग्रेस ने अपने 53 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है।